मुहावरा में खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी, मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं जनाब मियाँ शाहिद साहब। हमें ज्वाइन कर चुके हैं जांजेब अब्बासी साहब, एक मारूफ कोर्ट रिपोर्टर हैं। मगर मैं पहले रन डाउन आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। इंसाफ के लिए जजेस भी अदालत में पहुँच गए, इन्हीं से ये दास्तान सुनेंगे। और हर 2 साल बाद इलेक्शन का क्या कोई मनसूबा बन रहा है, इस पे मियाँ साहब आपसे हमको अंदर की खबर लेंगे। टेक्सटाइल सेक्टर टैक्स चोरी करने के लिए गलत बरामदात जाहिर कर रहा है। पहले ही हमारे बरामदात का बुरा हाल है, तो क्या ये इल्ज़ाम है या दुरुस्त? और 7 सालाना $1 अरब से ज़ायद की बिजली क्यों चोरी होती है? जब उसके रेट्स प्रोहिबिटिव हो जाएं तो ज़ाहिर फिर जुर्म भी होता है। और आखिर में बात करेंगे क्या यूक्रेनी सदर का हाल भी सद्दाम हुसैन जैसा होगा। मियाँ साहब ज़रा आपकी इंटरजेक्शन हो जाए, आपकी एक कंट्रीब्यूशन हो जाए, क्या फरमाएंगे आप कि क्या हो रहा है वहाँ पे, और कोई इंसाफ जजों को भी मिल पाएगा जो वो मांग रहे हैं? मियां साहब देखें काजी साहब, इस हवाले से 2 आरा पाई जाती हैं। एक तो आज पिटीशन तो दायर हो चुकी है और इसमें 5 जज साहबान जिन्होंने ख़त लिखा था उन्होंने ही आज पिटीशन दायर कर दी है। और पाए के वकील हैं जो 2 वकला जो हैं जिनके ज़रिए ये पिटीशन दायर की गई है, सलाहुद्दीन और मनीर मलिक, इनके जो अदालती कैरियर है वो बड़ा शानदार है। लेकिन ये जो पिटीशन दायर की गई है ये आर्टिकल 200 को चैलेंज किया गया है जो कि सदर के इख्तियारात हैं, और उसमें कहा गया है कि ये आर्जी तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको मुस्तकिल तौर पर सिनेरिटी को डिस्टर्ब किए बगैर जो है वो इस्तेमाल हो सकता है और आर्जी ट्रांसफ़र की जा सकती है। और जो ट्रांसफ़र हुई है वो भी गलत है और जो सिनेरिटी का जो डिस्टर्ब हुई है वो भी गलत है। जांजेब अब्बासी साहब, हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर चुके हैं कि क्या उनके मसाइल हैं, क्या इंसाफ मांग रहे हैं और क्या कराइन बता रहे हैं, नतीजा निकल सकता है इसका? अब्बासी साहब देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 5 जजेस का ये क्लेम है कि जस्टिस सरफराज डोगर को लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करके जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया तो लाहौर हाई कोर्ट में उनका सीनियरिटी लिस्ट में नंबर 15वां था। लेकिन यहाँ पे सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हुई और वो सीनियर प्यूनी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गए। इसलिए इस वक्त वो कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी हैं। रिप्रेजेंटेशन उन्होंने अपने चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको जमा करवाई। उस रिप्रेजेंटेशन को मुस्तरद किया गया, सीनियरिटी लिस्ट को बरकरार रखा गया। अब आर्टिकल 184(3) के तहत ये पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है। आर्टिकल 184(3) का जो मामला है, अब 26वीं तरमीम के मुताबिक ये दरखास्त आईनी बेंच में जाएगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच जो है उसने इस केस के ऊपर समाअत करनी है। ये मौक़िफ़ इन 5 जज साहिबान का ये है कि इस पूरे सिनेरियो में जब एक जज एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होके आता है तो उसको उस नई हाई कोर्ट में नया हल्फ लेना पड़ता है। और जब एक जज नया ओथ लेता है तो फिर उसकी सीनियरिटी वहीं से शुरू होती है। जबकि जो रिप्रेजेंटेशन खारिज की गई थी उसमें तो आमिर फारूक साहब उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनका ये मौक़िफ़ था कि सीनियरिटी साहब मैं एक और एंगल से सवाल आपसे सवाल करता हूं, ये जो भी ये क्या हम इसे भी जो हमारे जुडिशरी में डिवीजन है मुबैना तौर पर कहा जाता है और बड़ी खुल के खत भी लिखे जाते हैं, ये उसी की एक एक्सटेंशन नजर आती है आपको? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अदलिया तकसीम तो है। सुप्रीम कोर्ट में भी डिवीज़न है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी डिवीज़न है। जहाँ पे जज के ट्रांसफ़र का इशू है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इख्तियार दिया हुआ है सदर मुमलिकत को, लेकिन सीनियरिटी लिस्ट क्या एक जज के ट्रांसफ़र होने के बाद उसके साथ ट्रैवल करती है या उसको नया ओथ लेना पड़ेगा? मेरे ख्याल में ये एक नया सवाल है और इट्स अ केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है। तो अगर कोई केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन हो तो फिर वो तशरी का तकाजा करता है। तो अब ये आईनी बेंच ने ही लेकिन बस साहब जो जजेस की कर रही होती है या बाद में जो कंडक्ट होता है जजेस का, मेरा सवाल ये है जो जजेस का कंडक्ट है वो क्या इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो जज जो है वो अपने कुर्सी से उठकर उस जगह पर पहुंच जाए कि वो साइल बन जाए और वहां जाके वो एक दरख्वास्त दायर कर दे और ख़ुद जो है वो इंसाफ की तलाश में हो? क्या ऐसा अगर हो रहा है, जो हो चुका है, पिटीशन दायर हो चुकी है, क्या इससे निज़ामे इंसाफ जो है उस पर सवालिया निशान नहीं उठता या जजेस का जो कंडक्ट है उस पर सवालिया निशान उठता है? मियाँ साहब मेरे ख्याल में ये नहीं है, क्योंकि एक जज साइल बन सकता है। अगर हम पाकिस्तान की अदालती तारीख देखें तो साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ पीटीआई की दौरे हुकूमत में जब रेफरेंस आया तो रिव्यू में काजी फाइज ईसा ने न सिर्फ वो पटिशनर थे बल्कि इन पर्सन भी उन्होंने आर्ग्यू किया। पेशावर हाई कोर्ट में जब जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला पेशावर हाई कोर्ट से हो रहा था तो उस वक्त मरहूम जज
वकार सेठ जो हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के तहत एक पिटीशन फाइल की थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब शौकत अजीज सिद्दीकी को विदाउट फेयर ट्रायल हटाया गया तो उन्होंने आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। तो जजेस का दरख्वास्त गुजार या साइल बनने की मिसालें तो हमारे यहाँ मौजूद हैं और इसमें कोई एतराज़ नहीं इससे पहले उठाया गया। हाँ, यहाँ तक ये बात है कि क्या किसी जज को किस बुनियाद पे हटाया जा सकता है, तो उसके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आर्टिकल 209 के तहत पूरा मैकेनिज्म देता है कि एक जज अगर अपने कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन करे और उस पर फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाता है और फिर अगर ये समझा जाए कि इस जज ने कायद साहब ने आपसे एक सवाल किया था, उन्होंने कहा था कि जुडिशरी में तकसीम की बात की थी और तकसीम भी है, महाजराई भी है, कश्मकश भी है। आपको क्या लगता है कि ये तकसीम, महाजराई और कश्मकश बढ़ेगी या ख़त्म हो जाएगी इसी तरह पिटीशंस के बाद अगर फैसला आता है, या अदालती बहरान में तब्दील होती हुई नज़र आ रही है? देखें, मालूम तो ये होता है कि ये जो कश्मकश या इख्तलाफात हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें ज़ाती पहलू भी हमें नज़र आता है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट पे बुनियादी एतराज़ विद इन द जुडिशरी आया 26वीं आईनी तरमीम के जाती से आपकी क्या मुराद है? जी, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब 26वीं आईनी तरमीम के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में इख्तलाफ आया तो उस वक्त उन जजेस की तरफ से इख्तलाफ किया गया। ये क्लेम है कि उनको, जैसे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, उनका ये मानना है कि मोस्ट सीनियर जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैं हूँ, जबकि जस्टिस सरफराज डोगर साहब को जो ट्रांसफ़र किया गया है लाहौर हाई कोर्ट से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया है, तो ये मेरी सीनियरिटी को मुतासिर करने के लिए ये पूरा एक ये काम या ये इकदाम जो है वो उठाया गया है। लेकिन इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि क्या सीनियरिटी एक जज के ट्रांसफ़र होने के साथ उसके साथ ही ट्रैवल करती है? हुजूर, आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है कि जी जुडिशरी को मैनेज करने की कोशिश है, पार्लियामेंट को भी जी मैनेज करते हैं, पीटीआई वाले कहते हैं, और इदारों को भी मैनेज, ये इस तरह का तासुर है या गलत तासुर है आपके ख्याल में? देखिए कायद साहब, तासुर तो नहीं होना चाहिए और तासुर ऐसा पैदा भी नहीं होना चाहिए और इस तरह के मामला जो हैं वो क्लियर होने चाहिए कि कोई तासुर पैदा ना हो, लेकिन तासुर पैदा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इस हवाले से दो आराप पाई जा रही हैं। हुकूमत का कहना है कि इसको कोर्ट पैकिंग नहीं कहा जाएगा क्योंकि इस वक्त जुडिशरी जो है वो जिस मामलात में चल रही है और जिस तरह उसकी लाइन एंड लेंथ बन चुकी है, ये वक्त की ज़रूरत थी और वक्त के मुताबिक और जो आईनी तरमीम की गई है उसके मुताबिक है और इसमें किसी की ज़ाती ख्वाहिश या ज़ाती अनात नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो वकला, आपने देखा कि यहाँ पर कन्वेंशन भी हुए और इस मामले पर ख़ास तौर पर जिसमें ट्रांसफ़र और सीनियरिटी का मामला बना हुआ है, इसमें बाकायदा तौर पर खतूत भी लिखे गए और वहाँ पर आपने देखा कि जिस दिन हल्फ उठाया जा रहा था उस दिन भी ये मामला सामने नज़र आ रहा था। वहाँ पर जो जज साहबान हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज भी नज़र आ रही थी और वहाँ पर उनका कंडक्ट भी नज़र आ रहा था कि वो किसी से मिल रहे थे, किसी से नहीं मिल रहे थे। तो इस तरह का जो तासर है ये अदलिया में मज़ीद तकसीम पैदा करने का बायस बनता है, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से तासर नज़र आता है। अब्बासी साहब, ये भी कहा जाता है कि अगर 26वीं तरमीम का केस जस्टिस मुनीब के सामने लगता या जो मंसूर अली शाह हैं तो शायद फिर वो फैसला हमें काबिल कबूल ना होता। ये भी एक जाली तासुर है। अब 26वीं तरमीम के बाद तो ये सूरत हाल क्लियर है कि आर्टिकल 184(3) की जो दरखास्तें हैं वो तो आईनी बेंच ने ही सुननी है। तो आईनी बेंच में जस्टिस मंसूर या जस्टिस मुनीब साहब का नहीं है, वहाँ पे शामिल नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब जुडिशल कमीशन का पहला इजलास हुआ था उसमें यह फैसला हुआ था कि वो जजेस जो 26वीं तरमीम के मुतासरा हैं या वो 26वीं तरमीम के उससे फ़ायदा हुआ है, वो जजेस जो है वो आईनी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। एक खबर ये भी आ रही है कि इमरान खान के हवाले से जो अपील का केस है वो 2 साल बाद जो है वो लगेगा। ऐसा होता था पहले, कभी नज़ीर सामने आई है? और क्या ये अपीलों का जो है मामला ये इतना लटकाया जा रहा है या वाकईतन जो जब बारी आएगी तब लगेगा?
देखें, इस वक्त तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात करें तो उसका तो पूरा फोकस मिलिट्री कोर्ट्स केस के ऊपर ही है। हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आईनी बेंच मिलिट्री कोर्ट्स केस सुन रहा है। इस भी पूरे हफ्ते में सोमवार से मंगल से लेकर आज जुमेरात है, आज तक रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इश्यूज चल रहे हैं जिसमें अपील है इमरान खान की लगी हुई जिसमें 190 मिलियन पाउंड के हवाले से, वो भी केस ये कहा जा रहा है कि वो अपनी बारी पर लगेगा। अगर उसकी बारी जो है 2 साल में आती है तो 2 साल बाद ही लगेगा। क्या इससे पहले भी ऐसा होता रहेगा? हमने देखा कि नवाज शरीफ जैसे ही उनको सजा हुई थी और उसके चंद दिन बाद जो है सजा मुअत्तल हो गई, और अब ये इस तरह का जो मामला खबरें आ रही हैं, क्या इसको रूटीन समझा जाए? देखें, मेरे ख्याल में तो अगर एक कोर्ट खुद से ये तय करती है कि जो केस जिस बारी पे उसका नंबर जिस पे फाइल हुआ है वो उसी बुनियाद के ऊपर ही आएगा, तो ये उसकी सवाबदीद है। एक अदालत के सामने साइल जो है वो उसमें तफरीक नहीं होनी चाहिए कि ये हमारे सामने जिसने दरख्वास्त दायर की है। मियाँ साहब, ये मुझे बताएं, ये 2 साल बाद इलेक्शन का मनसूबा जो है ये क्या बात है? और पहले भी कहा जा रहा था कि बानी पीटीआई को ये शर्त दी गई थी कि भाई आप 2-3 साल आराम करें, तो अब ये इशू दोबारा कैसे पॉपअप कर गया? देखिए काजी साहब, इस हवाले से एक फार्मूला सामने आया है और उसको कहते हैं नवाज शरीफ फार्मूला। और नवाज शरीफ साहब ने ये ज़राए कहते हैं कि चंद दिन पहले पिछले हफ्ते के दिन या इतवार के दिन, इन 2 दिनों में एक बैठक जो है वो लाहौर में हुई और वहाँ पर उन्होंने फार्मूला दिया है। आपने देखा कि इरफान सिद्दीकी साहब की भी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ से, तो वहाँ ये फार्मूला जो है वो सामने आया है। नवाज शरीफ का ये ख्याल है कि जो फार्म 47 की बात होती है और दूसरी तरफ से उनके मुताबिक कि ब्लैकमेलिंग हो रही है और कोई जो पार्टी जो है वो धमकियां देती है कि हम वहां से निकल जाएंगे और ये हुकूमत जो है उन पर इन्हिसार कर रही है, तो इसलिए उन्होंने ये फार्मूला दिया। ज़राए कहते हैं, बड़े मोतबर ज़राए, कि नवाज शरीफ का ख्याल है कि 2 साल के अंदर अंदर खिदमत की अखीर कर दी जाए, पंजाब में अवाम की खिदमत की जाए, मुख्तलिफ मनसूबे लाए जाएँ। और उन्होंने शहबाज शरीफ को भी कहा कि वो भी वफाक में जो है वो मरियम नवाज की तरह फाल हो जाएं और वहाँ पर जो है वो अवामी खिदमत करें और 2 साल के अंदर अंदर जो है। नहीं, आप ये कह रहे हैं मियां साहब, माफी चाहता हूँ, आप ये कह रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन की शर्त मान ली है मुस्लिम लीग नून ने? देखिए, इसको शर्त कहा जाए काजी साहब या फार्मूला कहा जाए, अभी तो फार्मूला कहा जा रहा है। और जाहिर है अगर ये इलेक्शन 2027 में होते हैं तो फिर इसको मिड टर्म इलेक्शन ही कहा जाएगा। उस तरफ जो है वो खुद नवाज शरीफ जो है वो आगे हैं और उन्होंने ये पेशकश की है और ये कहा है कि वो उन इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल करके दोबारा जो है वो इलेक्शन, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है और दुआ भी है कि ये इलेक्शन भी जो है वो 2024 की तरह इंतहाई शफाफ हो। ये फ़िक्र मोतरज़ा हो सकता है। एक ब्रेक की तरफ पढ़ते हैं, वापस आते हैं। बरामदात की हमें ज़रूरत है, लेकिन यहाँ में क्या कोई गलत प्रैक्टिसेस भी होती नहीं? ओवर इनवाइसिंग क्या होती है, अंडर इनवाइसिंग क्या होती है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इकरामुल हक और बहुत से हवालों के साथ वो टैक्स के मामलात पर भी गहरी निगाह रखते हैं, अथॉरिटी समझे जाते हैं। डॉक्टर साहब, हम एज अ होल तो किसी सेक्टर को हम ब्लेम नहीं करते, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, मगर ये जो एक इल्ज़ाम रिसेंटली सामने आ रहा है ओवर इनवाइसिंग का या अंडर इनवाइसिंग का, पहले तो बताएं ये क्या है और इसका इंसिडेंस कितना है, कितनी यानी इसकी कितनी कसरत से ये होता है या होती है? शुक्रिया सही साहब। वैसे तो मैं अर्ज करूं कि पाकिस्तान में जो अंडर इनवाइसिंग सिर्फ चाइना के साथ ये हमारी वही 12-14 बिलियन डॉलर से कम नहीं है। ये डेटा कई दफा आया और कोशिश की गई कि 12-14 बिलियन डॉलर जी रिकनसाइल किया जाए। चाइना दिखाता है कि आपकी तरफ जो एक्सपोर्ट है वो इतनी है और हमारे इम्पोर्टर जो है वो उसको अंडर इनवाइस करते हैं, तो 12 बिलियन का शॉर्टफॉल आ जाता है। इस गोया के 12 बिलियन हवाला और हुंडी से पे हो रहा है, फिर भी हमारी अदारे सोए रहते हैं। मगर आज की खबर ये थी कि जो टेक्सटाइल पे टैक्स 29% नाफिज कर दिया गया है। पहले आपको पता है इन पे सिर्फ 1% टैक्स था। अब जब ये 2024 का बजट आया तो इन्होंने क्या किया कि उनका 1% को तो 2% कर दिया। ये मैं कह रहा हूँ, जब वो अपनी एक्सपोर्ट पर सीट पाकिस्तान लाते हैं तो पहले ये था कि 1% उनका फुल एंड फाइनल टैक्स था और
उसको भी 2% कर दिया कि आपकी विद होल्डिंग 2% होगी और कहा ये एडजस्टेबल होगा। अब आप दूसरी कंपनीज की तरह अपनी नेट इनकम पर 29% टैक्स और जाहिर है उस पर 10% सरचार्ज दी। अब जाहिर है 39% टैक्स देके तो फिर एक्सपोर्टर जो है कुछ कमा नहीं सकते हैं। अब उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है हमारी मोहतरमा ने, जो मैंने पढ़ा है कि स्टैंडिंग कमेटी के सामने फरमाया है कि वो दरअसल कर तो रहे हैं टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, लेकिन वो उन्होंने उसको कवर दे दिया है आईटी का, क्योंकि आईटी का रेट है 0.25% या 1% सर्विसेज का, लेकिन गुड्स के ऊपर अगर जा रही हैं तो 0.25 पर उनका सिर्फ टैक्स आप विद होल्ड होगा और वो फुल एंड फाइनल है। तो एकदम से बहुत सी कंपनियां खुल गई हैं और वो उनके मुताबिक 1.9 बिलियन डॉलर की एकदम सर्ज आई है। तो उन्होंने सोचा कि हम कौन सा ऐसा एकदम से इतनी बड़ी एक्सपोर्ट करने लगे हैं आईटी गुड्स में। तो पता चला जो उनका इल्ज़ाम है, मुझे पता नहीं ये सही है कि नहीं, मगर जो मैंने पढ़ा है उनके मुताबिक ये टेक्सटाइल वाले ये काम कर रहे हैं। अब ये तो ज़ाहिर टेक्सटाइल की आपके पास बताए या वो लोग बताए, मगर ये एक सीरियस इल्ज़ाम है। मगर ओवरऑल हमारे टैक्स प्रॉब्लम यही है कि जब हम रेट बहुत ज़्यादा करते हैं तो लोग फिर एवेन्यूज ढूंढते हैं। अब अगर आपने एक जो सेक्टर का रेट 0.25% फुल एंड फाइनल रखा हुआ है और उसमें अगर मैं सर्विसेज एक्सपोर्ट करूं तो 1% फुल एंड फाइनल है, और दूसरी तरफ एक का आपने ना सिर्फ विद होल्डिंग बढ़ा दिया 2% और उसके साथ 39%, अगर जाहिर है सुपर टैक्स भी जो बड़ी कंपनीज है उनका तो इतनी टर्नओवर हो जाएगा कि उनको 10% ही लगेगा। चलिए 29 भी लगा ले तो कोई भी उसके ऊपर आज जो मार्जिन है एक्सपोर्ट सेक्टर के भी दुनिया में बड़ा कंपटीशन है, हमारी एनर्जी भी महंगी है। चलिए जैसे तैसे, लेकिन डॉक्टर साहब ये बड़ा सीरियस इल्जाम है जो कि कल नूशर रहमान ने लगाया है और स्टैंडिंग कमेटी के प्लेटफॉर्म पे लगाया है। अगर ये इल्ज़ाम जो है वो दुरुस्त है, जो कि वो उनका दावा है कि ये इल्ज़ाम दुरुस्त है, तो फिर ये मॉनिटरिंग का सिस्टम होता है तो एफबीआर के लोगों के बगैर तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि एफबीआर के लोग जो है अभी भी उसी तरह करप्शन में मुलव्वस है जिस तरह पहले कहा जाता था। वज़ीर आज़म ने भी कहा था कि बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है और उसमें बहुत सा तत्हीर का अमल भी जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद ये काम हो रहा है। जी मियां साहब, आपको याद होगा उन्होंने फेसलेस जो असेसमेंट कस्टम में ऐलान किया और अगले दिन प्रेस रिलीज आ गई कि 400 पता नहीं 500 मिलियन का फ्रॉड होने वाला था और अप्रेजर को भी पकड़ लिया, पार्टीज को भी पकड़ लिया। फिर उसके बाद कुछ खबर नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यानी टेक्नोलॉजी नहीं आते साथ ही अगले दिन फ्रॉड भी हो गया। तो ये ना तो मॉनिटर सही कर सकते। आप देखिए अगर किसी ने आईटी की यहाँ से भेजा, यहाँ से टेक्सटाइल है और उसके ऊपर नाम आईटी है, मुमकिन हो सकता है कि बगैर इंस्पेक्शन के ये ऐसा हो सकता हो? टेक्सटाइल का माल गया है तो मजाक थोड़ी है कि वो कंटेनर चला गया और उसका नाम आईटी बन गया। मुझे तो समझ नहीं आई थी, आईटी की यूजली एक्सपोर्ट जो है वो तो फिजिकल होती नहीं, वो तो टेंजिबल गुड्स होती नहीं, वो तो इनटेंजिबल है। मैं अपने कंप्यूटर पे बैठूंगा, आपको एक सॉफ्टवेयर बना के आपको अपलोड करवा दूंगा। ये कैसे? मुझे तो इसकी बात की अभी तक समझ ही नहीं आ रही मियां साहब कि देखिए वहां तो फिजिकल गुड्स जाती हैं और फिजिकल गुड किसी पोर्ट से जाती है, वहां का एग्जामिनेशन होता है, मगर जो एक्सपोर्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक तो बड़ा हैरान हूं कि आपने 14 बिलियन डॉलर की, हम 2-3 बिलियन डॉलर के धक्के खा रहे होते हैं आईएम से। एक खबर और है डॉक्टर साहब कि 1 अरब डॉलर से ज्यादा की बिजली सरकारी इदारों में चोरी होती है, और ये इसकी क्या वजह है? वो पे नहीं करते या और फिर उनकी बिजली कटती क्यों नहीं है? देखिए सरकारी महकमों की तरफ जो ओवर ड्यू होते हैं डिस्कस के, वो बहुत हैवी अमाउंट्स होती है, मगर जाहिर है कि उनके मीटर तो नहीं काटे जा सकते, सरकारी काम चल रहा होता है और एक बहुत बड़ी आउटस्टैंडिंग अमाउंट उनकी तरफ रहती है। ये शो करती है कि हमारी खुद सरकार भी डिफॉल्टर है, यानी कि सरकार के महकमे डिफॉल्टर होंगे तो सरकार ही डिफॉल्टर होगी। तो एक महकमा जो है वो कुछ बिहेव कर रहा है, फिर ये लाइन लॉसेस और इस तरह की जो रिकवरीज नहीं होती है वो आप पर मुझ पर डाल देते हैं, क्योंकि जो सेल टैक्स होता है वो तो जैसे ही बिल जाता है उसके मुताबिक जमा करवाना पड़ जाता है। अब मैं आपको एक हैरत अंगेज फिगर बताता हूँ जो कि वर्ल्ड बैंक ने भी मसला उठाया हुआ है कि इस वक्त जो वो कहते हैं कि हमें बिल तो हम रिकवर नहीं कर सके, मगर सेल टैक्स जो हम एफबीआर को अदा कर चुके हैं बिजली के ऊपर वो 25 बिलियन से ज्यादा है। अब वो 25 बिलियन, लेकिन डॉक्टर साहब ये तो रिकवरी की बात है और रिकवरी नहीं हो रही, लाइन लॉसेस जो हैं वो कम नहीं हो रहे, लेकिन बिजली चोरी हो रही है। अभी आज जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि जो हुकूमती अदारे हैं उन्होंने सिर्फ 1 साल में, इससे आगे पीछे का मामला नहीं है, सिर्फ 1 साल का मामला है, 851 अरब रुपए का नुकसान कर दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो बिजली के महकमे हैं।
जिसमें कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई सिर्फ एक कंपनी जो है 120 अरब रुपए का नुकसान किया है 2024 में, और पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 88 अरब रुपए का नुकसान किया है। जो NHA है उसने 295 अरब रुपए का नुकसान किया, और जो बिजली कंपनियां हैं उन्होंने 342 अरब रुपए का नुकसान किया। इतना बड़ा नुकसान डॉक्टर साहब, तो फिर बिजली कैसे सस्ती होगी? 1000 अरब रुपए का नुकसान बनता है ये टोटल अगर किया जाए तो। अगर इतना बड़ा नुकसान होगा, कैपेसिटी पेमेंट भी होगी, तो बिजली सस्ती तो नहीं होगी सर? जी जी बिल्कुल मेयर साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। देखिए ये जो बड़े बड़े लॉसेस, चाहे वो थेफ्ट की वजह से हो या वो इनएफिशिएंसी और लाइंस की वजह से हो, असल में सिस्टम का बहुत बड़ा चोक किए हुए हैं। और जो चोरी बिजली होती है उसके भी मैं समझता हूँ अंडर स्टेटेड आते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कई ऐसे अफसरों को जानता हूँ और वो उनको एक खास जो है वो लिमिट की बिजली के उनके यूनिट्स एग्जाम्प्ट हैं। इसमें और भी शराफिया के लोग हैं और वो कह देते हैं उनको लाइन इनको के चाहे हम सारा दिन 50 भी हमारे बच्चे चलाएं, जो भी चीज़ें चलाएं, इससे ज़्यादा हमारा बिल आने नहीं चाहिए। मैं आपको क्या बताऊं कि किस किस लेवल के ऊपर हमारे लोग, ये तो वो कौम है जिसने, आपको याद होगा इनकम सपोर्ट जो बेनजीर सपोर्ट था, उसमें एक बड़ी तादाद में ऑफिसर्स के बेबात जो लेती रही और आज तक हमने उनको नहीं नाम उनके बताए गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की। इसी तरह ये बिजली के मामले में भी ये आपने जो फिगर्स दी हैं ये परेशान कुन है और कोई भी इस पे कोई अमल नहीं होगा और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन डॉक्टर साहब एक टास्क फोर्स तो बनी है और टास्क फोर्स ने मुख्तलिफ इदारों से बात भी की है, IPP से बात भी की है, नेगोशिएशन भी की है, IPP बंद भी हुए हैं। आपको क्या लगता है कि ईद के बाद कहा जा रहा है कि तहरीक चलाई जाएगी IPP के खिलाफ, हुकूमत क्या बिजली की कीमतें कम कर सकती है? क्या ऐसा कोई फार्मूला है कि तमाम मामला जितने भी हुकूमत ने किए हैं जो दावे कर रही है, इस पर ईद के बाद हम ये सोचें कि शायद बिजली की कीमतें कम हो जाएं, क्योंकि हुकूमत तो कह रही है रीबेसिंग करेंगे और उसमें कीमतें जो हैं वो आधी से कम रह जाएंगी? देखिए ये दावे जो है उसी वक्त हम इनको मानेंगे जब ये पूरे होंगे। दावे तो पहले भी बहुत ज़्यादा होते रहे हैं, मगर जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी है और उसके ऊपर जो हमारे ये लॉसेस वगैरह है, ये अगर डाल दें तो जब तक हम इसको होलिस्टिकली ठीक नहीं करेंगे ये प्राइस एक दफ़ा नीचे आएगी, फिर उसके ऊपर आप देखिएगा बहुत बड़ा सर्कुलर डेट खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जब आप पेमेंट्स नहीं करेंगे IPPs को या कोई भी हो और आप इतना हैवी जो है आपकी इंपोर्ट है फ्यूल की और वो तो कम नहीं होने वाली ना, तो उसकी पेमेंट कौन करेगा? जाहिर जब तक आपको उधर से पेमेंट नहीं आएंगी तो आप उनके पैसे भी नहीं दे पाएंगे। और यही प्रॉब्लम है। अगर इस वक्त भी देखा जाए तो फिगर अब 4 ट्रिलियन से ऊपर हो चुकी है सर्कुलर डेट की, और यही वजह है कि वो बजाय इसके कि सिस्टम को एज ए होल ठीक करें, स्मार्ट मीटर लगाएं, इसको प्राइवेटाइज करें। देखिए दुनिया में बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन अब पूरे यूरोप में भी अगर से रियासत उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक इंटरनेशनली सवाल चाहता हूँ कि इस मुख्तसर वक्त में एक यूरोप की और अमेरिका की कोल्ड वार चल पड़ी है और वो कह रहे हैं जी हम आपकी ऐप्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम एक्सपोर्ट्स भी आपकी नहीं लेंगे। तो क्या ये कोई दुनिया की मैशियत और करेंसियों और ख़ास तौर पे डॉलर पर भी इसका कोई असर पड़ सकता है अगर ये जंग बढ़ती है? तो जी जंग बढ़ने के तो बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, क्योंकि जो इस वक्त क्रम्बलिंग स्टेट है US की, उसके जो अब वहाँ शहनशाह बहादुर आए हैं, ये उसी तरह के शहनशाह बहादुर हैं जैसे कि आपको याद होगा कि रंगीला के नाम पे आखिरी ज़माने में मुगल शहनशाह होते थे। तो अब मुगल शहनशाह ने भी सल्तनत तबाह की, तो ट्रंप से भी पूरी उम्मीद है हमें कि वो अमेरिका की क्रम्बलिंग रियासत को और गहज तक पहुँचा कर ही जाएंगे और अपने हवारियों से भी लड़ाई करेंगे और इस तरह की जंग आगे जाकर बढ़ती जाएगी। अलबत्ता चीन पे कोई असर नहीं होने वाला, उनके 10 बढ़ाएंगे वो 15% इन पे लगा देंगे। उन्होंने वैसे भी 25% लगाया है मैक्सिको पे और कनाडा पे, और डरते डरते चीन पे सिर्फ 10% ही लगाया है। तो यहाँ से देख लीजिए कि चीन की जो इनविंसिबिलिटी है अब वर्ल्ड ट्रेड मार्केट्स में वो कितनी बढ़ चुकी है। डॉक्टर साहब लेकिन डॉक्टर साहब ये खबरें आ रही हैं कि आइंदा 6 माह में हो सकता है, क्योंकि जो मौजूदा हालात हैं वो नज़र आ रहे हैं, तजारती जंग भी छिड़ चुकी है, ऊपर जो है यूरोप और अमेरिका की जो ठन चुकी है और चीन के साथ अमेरिका की भी ठन चुकी है। तो 6 माह में हो सकता है, ये खबरें आ रही हैं कि जो डॉलर करेंसी है उसके मुकाबले में कोई नई करेंसी जो है वो सामने आ जाए और डॉलराइजेशन जो है वो अपना दम तोड़ जाए। और ये भी ये खबरें आ रही हैं डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ये चाहती भी है, लेकिन अगर ये ना हुआ तो हुकूमत भी घर जा सकती है कि बिजली की कीमतें अगर 20 रुपये फी यूनिट तक कम ना हुई तो फिर ना तो लागत कम होगी, ना ही पाकिस्तान उड़ान भर सकेगा। तो क्या डॉक्टर साहब अगर जिस तरह आप फरमा रहे थे हुकूमत अगर उस फार्मूले पर अमल करे तो 20 रुपये तक बिजली कम हो सकती है?
देखिए आमिर साहब, होने को तो बिल्कुल हो सकता है, मगर मैं आपसे अर्ज करूं कि यहाँ पे भी जो वासराय बहादुर है यानी IMF वो आपको फिर नहीं करने देगा। अब हालत ये होती है कि वजीर आजम मोहतरम जो है वो 2 दफ़ा फरमा चुके हैं कि अगर मेरे हाथ ना बंधे हों तो मैं अभी टैक्स रेट 15% कम कर दूँ। बिजली के ऊपर जो बेजा टैक्सेस लगे हुए हैं, अगर एक प्रोग्राम में हम उसकी तफसीलात तय करें और डिस्कस करें तो आपको पता चलेगा ये 20 रुपए वाला ख्वाब बिल्कुल होने वाला नहीं है। जबकि उसके ऊपर सिर्फ हमने टैक्सेस की भरमार जो कर रखी है, उसने ही हमें 20 पे नहीं आने देना और टैक्सेस कम करने नहीं देने। क्योंकि मैं अर्ज कर रहा था कि जिस दिन बिल अच्छा डॉक्टर साहब, तैयार एक और होता आखिरी है क्वेश्चन मैं उसी चाहूंगा दिन कि टैक्स नई लगेगा। करेंसी आपको नजर आ रही है कोई मार्ज वजूद में आते हुए, ये ब्रिक्स वगैरह हैं ये, या इट्स हनूज दिली दूरस्त? नहीं, ब्रिक्स में तो इंडिया बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रहा है कि डॉलर के मुकाबले में कोई करेंसी लाया जाए और उसका वहाँ आने का एक मकसद भी था। मगर मैंने अर्ज़ किया था एक प्रोग्राम में पहले भी कि ये डॉलर अपनी पोजीशन बहुत जल्दी इसलिए लूज़ करेगा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक जो हैं वो बार्टर पहले तो अशिया के दरमियान होता था, अब ये है कि वो करेंसियाँ एक दूसरे के ममालिक में जो भी बाइलैटरल करेंसीज है उनके रिजर्व्स क्रिएट करेंगे डॉक्टर साहब, और वहाँ बहुत से बड़ी उसको खबर दी कि पेमेंट डॉलर करके लूज करेगा, आप ये कह रहे हैं? मैंने सही सुना ये आपको? बिल्कुल लूज़ करेगा। जी और बिल्कुल। ये टाइम फ्रेम आप समझ सकते हैं कि ये कब तक हो सकता है? ये तो बहुत जल्दी आप देखिएगा कि आने वाले अगले 6 महीने में दुनिया इतनी बदल जाएगी कि हम हैरान हो जाएंगे कि जैसे टेक्नोलॉजी में AI ने आकर एकदम तूफान बर्पा किया, इसी तरह आप देखेंगे कि ये जो ब्रिंकमैनशिप है ट्रम्प साहब की, वो कितनी जल्दी डॉलर को अपने घुटनों डॉक्टर पे साहब, आपने बहुत बड़ी झुकने पे खबरें मजबूर दी, करेगी। और एक जो खबर आपने दी यानी पहले कोई मानता नहीं था, मजाक उड़ाते थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, टाइम दिया। और US क्रम्बलिंग कह रहे हैं, यानी बिखर रहा है। ये हमारी ये नहीं, एक बहुत बड़े मैशदान की राय है। बहरहाल देखें क्या ज़माने आ रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे। यूक्रेनी सदर जो हैं वो लाफिंग स्टॉक बन गए हैं बेचारे। वैसे ही वो माहौलियत थे और हंसाने का काम करते थे, उनके गले पड़ गई हुकूमत। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा, उनसे पूछेंगे ये क्या मामला हैं। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें मारूफ तजिया नगार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। जनरल साहब, वैसे तो ये होता ही आया है, हम देखते हैं बड़ी ताकतें अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, छोटे मुल्कों को, गरीब मुल्कों को या कमज़ोर मुल्कों को। अब वही जिसे इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर रहे थे ज़ेलेंस्की, एक तो इसकी बैकग्राउंड बताइएगा ये क्या। और अब वो कहते हैं वो एक आमिर है, बल्कि अब उसको डर है कि इसका हशर कोई सदाम वाला तो खुदा ना खास्ता नहीं होने वाला। एक तो इसका आप मुझे बता रहे थे कि कोई खास पस मंजर है इस शख्स का, ज़ेलेंस्की, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का। जनरल साहब जी, गाइस देख, तो मैं मारूफ आदमी नहीं हूँ, मैं आपके अपने जरा नवाजी आपने मारूफ बना। देखिए ये शख्स जॉर्जिया से इंपोर्ट किया गया था। जब रूस ने जॉर्जिया पे हमला किया था तो इसको जॉर्जिया से निकाल लिया गया था। अच्छा। और जॉर्जिया से लेके आके इसको यहाँ पर पहले एक छोटी स्टेट का, छोटे हिस्से का गवर्नर बनाया गया है। बाद में जब 213-14 में जब इन्होंने देखा कि 2013-2014 में कब ये कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि उस वक्त भी आप देखिए तो इस वक्त मसला तो उस वक्त से शुरू था यूक्रेन के खिलाफ। तो अल्टीमेटली ही वाज चोजन एज द मैन, क्योंकि ही एक्चुअली हैड नो बैकग्राउंड सिवाय इसके कि ही वाज अ जोकर, और जो मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन था ये। इसको लाके आपने बिठा दिया। अब तक यूक्रेन के साथ जो कुछ हो चुका हुआ है, यूक्रेन अगर जब आप ज्योग्राफी को देखते हैं यूरोप की, तो किसी तरीके से भी रूस बर्दाश्त नहीं करता। आज की बात, तारीख की बात है ये। इसलिए ये जो भी कुछ किया जा रहा था, यूरोप, नेटो मिलके और अमेरिका मिलके जो कर रहे थे, उनका ख्याल ये था कि नहीं होगा आगे से। लेकिन अब तो यूक्रेन तकरीबन तबाह हो चुका हुआ है भाई साहब। फौज तकरीबन खत्म हो चुकी हुई है उनकी। अब उनके पास मतलब मुझसे भी बूढ़े बूढ़े लोग हैं, उनको फौज में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ने इन सबको घेर के फंसा के मार दिया है। अभी अमेरिका वाले जो कर सकते थे कर चुके हैं, उससे आगे उनके पास भी कुछ नहीं है अभी। इसलिए ज़ेलेंस्की का जो हशर होगा वो तो अल्लाह जानता है क्या होगा। लेकिन ये कि एज ऑफ नाउ आई थिंक नेक्स्ट 5 years टाइम ट्रंप जो है वो रूस के साथ पंगा लेने को तैयार नहीं है। और लगता यूं है कि वो इस नतीजे पर पहुंचकर यूक्रेन का मसला हल हो जाएगा, और इंक्लूडिंग द बाल्टिक सी, जो ब्लैक सी पे जो इनकी पोर्ट्स हैं वो, और ये रिवर के जो ईस्ट पे इलाका है वो
रूस को दे दिया जाएगा, बाकी यूक्रेन छोटा मोटा जो रह जाएगा उसको रहने दिया जाएगा। जनरल साहब, जो यूरोप की जानिब से इल्ज़ाम लग रहा है वो ये लग रहा है कि वो अमेरिका जो है वो वहां पर 500 अरब डॉलर की दातों पर आ रहा है। दूसरा जानब ये देखने में आ रहा है कि एक जानब जो है वो सदर ट्रंप जो है वो फौरी तौर पर डिक्टेटर कह रहे हैं, करप्ट कह रहे हैं ज़ेलेंस्की को, और दूसरी जानब वो मोहब्बत के जो है वो पैगामात पुतिन को भिजवा रहे हैं। और इल्ज़ाम ये भी लग रहा है कि कहीं अमेरिकी सदर जो है वो एक तीर से दो शिकार तो नहीं कर रहे कि एक जानब जो है वो ज़ेलेंस्की जो है उसको वहां पर वो अताब का निशाना बनाकर खुद वहां पर आ जाए, और दूसरी जानब पुतिन को यूरोप का दुश्मन बनाकर जो है पेश कर दिया जाए और अपने दोनों मकासद हासिल कर लिए जाए। देखिए, पुतिन और यूरोप, ये मत भूलिए कि पुतिन यूरोप में है, और ये मत भूलिए कि जो रूस है, जिस जोग्राफी की हम बात कर रहे हैं, इसकी डेस्टिनी है, या तो ये पावर होगा या तबाह हो जाएगा। पुतिन ये बात अच्छी तरह समझते हैं, तारीख में आप देख लीजिए। इसलिए को यूरोप से नहीं निकाल, पुतिन के खिलाफ यूरोप खड़ा हो सकता है इस वक्त, चाहे दूसरी जंग अजीम हो चाहे पहली जंग अजीम हो। जब तक अमेरिका के साथ नहीं आया, यूरोप के पास तो इतना नहीं था, मसला ही नहीं इतना कोई इसका मुकाबला कर सके। अब तेल देख लीजिए, गैस देख लीजिए, अदरवाइज ऑल्सो आप देखिए जो रूस की जो तरक्की का जो स्पीड है उसकी, और प्लस रूस का और चाइना का जो आपस में जो इसी के तालमेल चल रहा है, और जिस तरीके से वो मिलके इस खिते में ईस्ट टू ईस्ट रिलेशनशिप को वो फरोग दे रहे हैं, ट्रेड को फरोग दे रहे हैं, तो इसलिए अमेरिका इस बात को समझता है, उसके लिए यूरोप को कुर्बान करना। जल साहब ये बताइए कि एक पुतिन ने बयान दिया है, तो कहते जी हम वर्ल्ड वॉर 3 देख रहे हैं, इट्स नॉट फॉर अवे। ट्रंप ये कह रहा है, तो क्या ये तो देखें जो आज आर्सेनल है या जो न्यूक्स हैं, डू यू सी सच अ हॉरिबल पॉसिबिलिटी? देखिए, दैट मेरा ख्याल है कि ये बेसिकली पोस्टरिंग है, अदरवाइज एवरीबॉडी नोज कि जो इस वक्त दुनिया में असलहा मौजूद है और जो लेटेस्ट किस्म के जो वेपन्स हमने किए हैं ओवर द लास्ट 50-60 इयर्स, वो दुनिया को कई दफा तबाह करने के लिए काफी हैं। इसलिए एवरीबॉडी नोज कि किसी एक जगह से बटन दबा तो दुनिया तबाह हो जाएगी। वो मेरा ख्याल है कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं होगा, और यूरोप को ये पता है कि अमेरिका की बैकिंग बार वो नहीं जा सकते, इसलिए यूरोप चिल्ला तो रहा है, वो देख भी रहा है कि भाई ट्रंप उनको अबैंडन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रंप को पता है कि यूरोप उससे दूर जा नहीं सकता, अमेरिका के बगैर कुछ कर नहीं सकता। इसलिए मेरा ख्याल है यूरोप को इसी तनख्वाह पे नौकरी करनी पड़ेगी, और ट्रंप साहब जो है वो यूक्रेन का वो हिस्सा जहां पर ये रेयर अर्थ पाई जाती है वो हिस्सा जोड़ेंगे। ट्रंप ने ये भी जो यूक्रेनी सदर हैं उनको ये धमकी दी है कि वो जल्द अज जल्द इक़्तिदार छोड़ दें, वरना वो अपना मुल्क भी खो सकते हैं, और जो यूक्रेन है उसके बारे में भी धमकी दी है कि शायद वो भी ना रहे। तो आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसा अगर होता है तो फिर? मियां साहब की भी आवाज आज पता नहीं क्यों फ्रीज हो रही है। जी, सवाल तो आपने समझ लिया। देखिए मियां साहब, मैं समझ लिया। देखिए, जो कुछ भी हो, यूक्रेन तो एज ए कंट्री किसी न किसी शेप में रहेगा, क्योंकि वो जब तक ये जो माउंटेनस रेंज है इससे यूरोप और नोटो की फोर्सेस रहें, दूसरी तरफ रहें, तो पुतिन को कोई मसला नहीं है। और ट्रंप इस बात को समझते हैं, अमेरिकन इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए यूक्रेन की कोई ना कोई शेप में वो रहेगा, ताकि एक वो नक्शे में रहे, बातचीत रहे, और जो उसकी रिसोर्सेज हैं उसकी बंदरबाट पे अभी बातचीत हो रही है। इट वाज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो, और जो आपने वर्ड ऑफ विजडम हमें बताए, हमें सीख लेना चाहिए कि हमें इन बड़ी ताकतों के जो है वो एक नहीं बनना चाहिए उनका औजार, क्योंकि फिर आबादियाँ बर्बाद हो जाती हैं। यूक्रेन बड़ा डेवलप्ड मुल्क था और आज वो एक बेबस आबादी है वहाँ की। इजाज़त दीजिए, ये हमारा हफ्ते का आखिरी शो था। मंडे को फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।